आइए बच्चा लोग, हमने लास्ट क्लास में क्या खत्म करा था बताइएगा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और हमने नोट से भी खत्म कर लिया था उसको और बुक से भी। आज सेम सिमिलर पैटर्न पे हम क्या करने वाले हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा पूरा, फिर बुक से अपन रीडिंग लगा लेंगे, खत्म हो जाएगा। आइए सर, आपने पहले इस वर्ड का नाम सुना है? कंटिंजेंट। ट्वेल्थ क्लास में आपने सुना होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी होती थी। क्या होता है उसका मतलब? वो बैलेंस शीट में नहीं आती, मतलब वो भागती रहती है इधर उधर। हम लाना चाहते हैं बैलेंस। बिल्कुल सही बताया मैडम ने कि वो बैलेंस शीट में अपन नहीं दिखाते, क्योंकि वो कंटिंजेंट होती है, इसलिए हम उसको डिस्क्लोजर में दिखाते हैं। वो डिस्क्लोजर का पार्ट होती है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ आती है कहाँ नहीं आती, मैंने आपसे ये पूछा है क्या उसका मतलब होता है। बहुत बढ़िया, दीदी ने बिल्कुल मेरे दिल की लाइन बोल दी जो मैं सुनना चाहता था। क्या बोला? लेकिन देख के बोला है आपने ना, हैपनिंग नॉन हैपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे किसी अनसर्टेन इवेंट की। सुनिएगा, वो डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे किसी अनसर्टेन इवेंट की, तो इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हो भी सकता है और नहीं भी। डन? जैसे कोई एक एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी का। अबे ट्वेल्थ के बच्चे हो तुम, 100 मार्क्स आए हैं आपके अकाउंटेंसी में। आप लोगों के, आपकी तरफ से तो 100% एफर्ट मतलब 100% मार्क्स। आपकी तरफ से तो वो 100 ही दिया था ना आपने, बताइए। सर्च मान लो, हो सकता है। नहीं, वो तो ड्यूरिंग द ईयर देना होता है, वो नहीं हो सकता। प्रपोज भी इनफैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्लेयर होने के बाद फिर 30 दिन में देना पड़ता है। वारंटीज हो सकती है, वारंटीज हो सकती है। सही है। तो आपका टास्क है, आप घर से देखना क्या क्या हो सकता है। मैंने बस कंटीजेंट वर्ड का मतलब समझाना था। सुनिए, मैंने बस कंटीजेंट वर्ड का मतलब समझाना था। कंटीजेंट का मतलब है समथिंग विच इज डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। समझ में आया? पढ़ ले। आइए, इसी तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी किसी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आइए, डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच इज कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप समझ सकते हो एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। इसको आप समझ सकते हो एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। कैसे बताइए? आप जब किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो वहां पे आप प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको वादा करती है कि कल को अगर आपकी गाड़ी जल भुन गई, यानी आग लग गई उसमें, या वो ठुक गई, या वो चोरी हो गई, तो हम आपको जितना भी क्लेम अमाउंट होगा, वो जो हमारे हिसाब से आ रहा होगा, वो हम आपको पे ऑफ करेंगे। है ना? एक वैल्यू निकल के आती है इंश्योरेंस के पेपर पर, उस उतनी वैल्यू तक का वो क्लेम दे देते हैं। आ रहा है समझ में आपको? आ रहा है? आईडीवी वैल्यू बोलते हैं इसको, उसको। है ना? आईडीवी वैल्यू बोलते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। डन? तो ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मेरे को बताइए कब ट्रिगर होगा? जब गाड़ी ठुकेगी। समझ में आ रहा है? चोरी होगी या आग लगेगी। डन? तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको वैलिड लग रहा है या वॉइड लग रहा है? इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का
सर मेरे को वैलिड लग रहा है क्योंकि सर होता है, हम खुद कराते हैं सर अपनी गाड़ी का। और गुड्स का इंश्योरेंस होता है, आप बिजनेस में देखते थे 11वीं क्लास में, आपने एंट्रियां सीखी थी जब माल में आग लग जाता है। हाँ, सीखा था नहीं सीखा था? डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, नहीं सीखा था? ये क्या होता है सर, याद है ना? चलो तो सुनिएगा। प्रीमियम क्यों आएगा वापस? रिस्क का ही तो पैसा है। सुनिएगा आप, बस आप इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट को एज्यूम कीजिए और मेरे को ये बताइए कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे बेस्ड है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बेस्ड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, एक सर्टेन इवेंट की, विच इज अनसर्टेन, है ना? मैंने इवेंट बोला है, सर्टेन। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या है? आग लगना, चोरी या फिर ठुकना। लेकिन ये बात तो अनसर्टेन है, बात तो ये अनसर्टेन है ना, हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब ऐसा होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाएगा और आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल कर सकते हैं और वो उस क्लेम के तहत आपको पैसा देगी। क्लियर है? नहीं है? समझ में आया? तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेटा किस में आते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। चले, अभी ना आपके दिमाग में वेजरिंग घूम रहा है क्या? कि वेजरिंग भी हमने कुछ कुछ पढ़ा था, वो भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे था, आपको बस उसमें और इसमें अंतर करके पढ़ना है। डन? तो यहाँ पे सुनिएगा, आग लगना, ठुकना और चोरी होना कैसी इवेंट है? एक कोलेट्रल इवेंट है। कैसी इवेंट है? कोलेट्रल इवेंट है, क्योंकि जब ये होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होगा। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तब होगी जब वो इवेंट होगी या नहीं होगी। क्लियर है? चलें आगे, आइए। जैसे देख लीजिए बच्चा लोग, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी promises to pay 10,000 to B if his car gets damaged in an accident within 1 year। क्या इंश्योरेंस की कोई वैलिडिटी भी होती है? हाँ, 1 साल का होता है जनरली, है ना? 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है और दीदी ने पूछा सर प्रीमियम, प्रीमियम चला गया आपका, आपने वो एक्सपेंसेस कर दिया, वो एक्सपेंसेस की तरह बुक हो जाएगा। डन? आइए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझा दिया? समझ में आया? चलें आगे, आइए सुनिएगा। आप कह रहा है रूल रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या रूल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के? या तो ये किसी इवेंट के हैपनिंग पे बेस्ड होगा या किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पे। तो पहला हम देख रहे हैं, देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, जब ये हैपनिंग पे है। डन? देखिए, A promises to pay 1,000 to B if A's ship returning from the Dubai reaches, that is arrive at the Mumbai port on or before 31 मार्च 2022। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बताइए? ए ने प्रॉमिस करा है बी को कि मैं तेरे को 1,000 रुपये देगा, मैं तेरे को 1,000 रुपये देगा। कब? जब, सुनिएगा, ए शिप, ए का जो शिप है वो रिटर्न हो जाएगा दुबई से मुंबई पोर्ट पे। जब वो दुबई से मुंबई आ जाएगा मेरा शिप, तो मैं तेरे को 1,000 रुपये दे देगा। क्लियर है? ये किसने बोला? ए ने बोला बी को। तो यहाँ पे कोलेट्रल इवेंट क्या हुई बताना? शिप का दुबई से मुंबई आना, शिप का दुबई से मुंबई आना इज द कोलेट्रल इवेंट जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। सही है? समझ में आ रहा है? देखिएगा आप, केस 1 कह रहा है व्हेन द शिप अराइव एट द मुंबई पोर्ट ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। अगर वो स्पेसिफाइड डेट से पहले आ जाता है, दैट इज स्पेसिफाइड डेट कौन सी है बताना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और इसको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आया? ए को बी को 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अब आइए, कह रहे हैं व्हेन द शिप अराइव एट दी मुंबई पोर्ट आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। अब मेरे को बताना, उसने क्या बोला था? जब 31 मार्च से पहले पहले शिप आ जाएगा तो मैं तेरे को कितना रुपया देगा?
₹1000 दूंगा, बोला था। लेकिन केस 2 में क्या हो रहा है, शिप कब आया, स्पेसिफाइड डेट के बाद में। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे ₹1000 देने पड़ेंगे? नहीं। शर्त क्या थी हमारी, कंडीशन क्या थी, कोलेटरल इवेंट क्या थी, कि स्पेसिफाइड डेट से पहले अगर शिप आ जाएगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। ऐसे ही तो होता है इंश्योरेंस में कि भैया जो आपका 1 साल का पीरियड होता है उसमें अगर कुछ हो गया, उसमें कुछ हो गया आपकी गाड़ी के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। अब मान लो आपका इंश्योरेंस ही एक्सपायर हो गया, आपका इंश्योरेंस वैलिड था 31 मार्च 22 तक, और आप ठुके हो 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी अगर रिन्यू नहीं करवाया तो? नहीं देगी। समझ में आया? तो देखिए, अगर वो इवेंट स्पेसिफाइड डेट के बाद होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वॉइड। समझ में आया? यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल नहीं होगा, उसमें कोई भी उसमें किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी राइट या ड्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि वो कंडीशन ही मेट आउट नहीं हुई जिसपे ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। क्लियर है? पक्का? पक्का। आइए, तो ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड। अभी हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, व्हेन एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। अभी नॉन हैपनिंग भी पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं केस, हैपनिंग पे। तो हैपनिंग क्या है, शिप का आना। अरे बहुत इजी है, हैपनिंग क्या है, शिप का आना। शिप आ गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाएगा, और अगर शिप नहीं आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड देखिए, कह रहे व्हेन द शिप सिंक इन द सी, टाइटैनिक क्या हुआ, डूब गया। अब मेरे को बताना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस कंडीशन पे था, 31 मार्च 22 से पहले शिप अगर आ जाएगा तो मैं ₹1000 तेरे को दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब हमें पता चल गया कि भैया हमारा जो शिप है वो क्या हुआ है, डूब गया है। शिप क्या हुआ है हमारा, डूब गया। क्या आ पाएगा, क्या आना पॉसिबल है? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, जो हमारी कोलेटरल इवेंट थी वो क्या हो गई, इम्पॉसिबल। वो क्या हो गई, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, कोलेटरल इवेंट ही खत्म हो गई। तो उस केस में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, वॉइड और। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलें आगे। आइए, ध्यान से समझना है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इजी तो है लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत है। आइएगा आप आगे चलते हैं। कह रहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, नॉन हैपनिंग वाला। नॉन हैपनिंग बोले तो इसका उल्टा कर लो, मैं बोलूंगा अगर शिप 31 मार्च तक नहीं आया तो मैं तेरे को ₹1000 दूंगा। नॉन हैपनिंग पे हो गया बेस्ड। आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है आपको नॉन हैपनिंग का मतलब? इस बार कंडीशन मैंने कैसी कर दी, नॉन हैपनिंग वाली कर दी, कि अगर शिप 31 मार्च तक नहीं आया तो मैं तेरे को ₹1000 दूंगा। आइए, कह रहा है ए प्रोमिसेस टू बी फॉर पेइंग, A promises to B for paying E ₹10,000 if A ship come from Dubai does not, please, क्या कह रहा है, does not reaches or arrive at the Mumbai port on or before 31st March 19। इस बार हमारी जो कंडीशन है वो हैपनिंग की है या नॉन हैपनिंग की है, नॉन हैपनिंग की। ये समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या लगाई उसने, बोला ए ने बी से, बी को प्रॉमिस करा कि मैं ई को ₹10,000 दे दूंगा, लेकिन मैं तब दूंगा जब ये जो शिप है, ये जो शिप है ये 31 मार्च 2019 से पहले नहीं आएगा। सही है? यानी या तो इसके बाद आएगा या कभी भी नहीं आएगा, तब पैसे दूंगा। अगर 31 मार्च से ये पहले आ गया तो क्या पैसे देने पड़ेंगे? अगर ये 31 मार्च से पहले आ गया तो क्या पैसे देने पड़ेंगे? आंसर इज नो, पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोलेटरल है अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। अगर वो नहीं होगी तो मैं पैसे नहीं दूंगा, नॉन हैपनिंग नहीं होगी तो नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने
नेगेटिव को डबल नेगेटिव में बोला है मैंने, सुनना अब। डज नॉट रीचेज और अराइव एट द मुंबई पोर्ट, अगर नहीं आएगा तब वो पैसे देगा। क्लियर है? अब केसेस पढ़ लेते हैं। देखना यहाँ पे गलती है, केस 1 2 3 में से एक में गलती है, मैं देखता हूँ आप वो पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। जानबूझ के यहाँ पे गलती करी हुई है, ठीक है? तो आपको दिमाग लगाना है वैलिड कब होगा वॉइड कब होगा। केस तो समझ में आ गया, समझाने की जरूरत नहीं है। आइए, केस 1 कह रहा है व्हेन द शिप अराइव्स एट मुंबई पोर्ट ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। पक्का? क्यों? क्यों ये वर्ड क्यों होगा? क्योंकि उसने बोला था कि अगर 31 मार्च से पहले नहीं आया है ना तब पैसे दूंगा, लेकिन इस वाले केस में तो आ गया है। देखो कह रहा है अराइव हो गया बिफोर स्पेसिफाइड डेट, तो अगर आ गया तो पैसे नहीं दूंगा। समझ में आया? तो ये कैसा हो जाएगा? नीचे ठीक लिखा हुआ है, क्लियर है? आगे आइएगा, कह रहा है व्हेन द शिप अराइव एट द मुंबई पोर्ट आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, तो पैसा देना पड़ेगा। यही तो कंडीशन थी कि अगर इतनी तारीख के बाद आएगा तो मैं पैसे दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर इससे पहले आएगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। समझ में आ रही है बात? आइएगा, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा और इनफोर्सेबल भी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, व्हेन द शिप सिंक्स इन द सी, अब हमें पता है वो आ ही नहीं पाएगा, कंडीशन ही ये थी, कंडीशन ही ये थी, नहीं आएगा तो पैसे दूंगा। अब डूब गया तो आ पाएगा बताना स्पेसिफाइड डेट पे? नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो वैलिड हो जाएगा। आ रहा है? इनफोर्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? आपको ध्यान देना है कि ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये वेजरिंग से कैसे अलग है, अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं है। चलें आगे, आइए। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग समझ में आया आपको? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड बता देता हूं, एक इवेंट पे बेस्ड है विच इज कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? चलें आगे, आइए। अब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? छोड़ो, आप वहां ध्यान मत दो, सर वहीं जा रहा है हमारा। सर इतना गैप क्यों है यहाँ पे? ये भी नहीं होना चाहिए था, देखना अभी पता चलेगा क्यों है। आइए, कह रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक थर्ड कंडीशन आएगी, देखिएगा। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल, ध्यान से, ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल। सीज टू बी इनफोर्सेबल का मतलब क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल, मैंने पूछा सीज टू बी इनफोर्सेबल का मतलब क्या है? कि इनफोर्सेबल नहीं रहेगा, है ना, वॉइड हो जाएगा, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। आइए, इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन द conduct of a living person when that living person does something to make the event or the conduct as impossible of happening। क्या बोला बताना? पहले इस लाइन का मतलब बता दो, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इस लाइन का मतलब बता दो। ये जो पैरा पढ़ा हमने, दोबारा पढ़ दूं? चलो आप बताओ, पढ़ के बताओ। कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है विच इज बेस्ड अपॉन द, यानी एक किसी बंदे के कुछ करने पर वो डिपेंडेंट है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? सीज टू बी इनफोर्सेबल हो जाएगा अगर उस बंदे ने उस टास्क को इम्पॉसिबल बना दिया। क्लियर है? जैसे कि नीचे आ रहा है, इतना क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, दोबारा से ये लाइन पढ़ेंगे। आइए, महेश भट्ट एग्री टू पे वरुण धवन ए सम ऑफ मनी इफ वरुण धवन मैरी टू दी आलिया भट्ट। क्या बात हुई थी बताना, यहां तक क्या हुआ है? महेश भट्ट साहब ने बोला है कि भैया मैं वरुण धवन तेरे को एक सम ऑफ मनी दूंगा अगर तू मेरी आलिया भट्ट से शादी कर लेगा, लेकिन आलिया भट्ट तो आलिया भट्ट है। हाउएवर
आलिया भट्ट मैरी टू दी रणवीर कपूर, कर पाएगा अब ये जो महेश भट्ट का कॉन्ट्रैक्ट था ये कैसा था? कोलेटरल था एक इवेंट से विच इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ ए लिविंग पर्सन, यानी कंडक्ट ऑफ द विच इज ऑन द विच इज बेस्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। एक बंदे के कंडक्ट पे वो डिपेंडेंट था कॉन्ट्रैक्ट, आ रहा है ना? अगर अगर मैडम शादी करेंगी किससे? वरुण से, तब महेश जी वरुण को पैसा देंगे। लेकिन मैडम ने क्या करा? क्या? इंडिया में उसे इम्पॉसिबल बोला जाता है। डिवोर्स एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है हमारे इंडिया के अंदर, खासकर हिंदू में तो ऐसा माना ही जाता है कि एक बार शादी हो गई तो वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। चले आइए, हाउएवर आलिया भट्ट मैरी टू दी रणवीर कपूर, तो क्या हुआ बच्चे? अब उसके कंडक्ट ने, सुनिएगा, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जो कोलेटरल इवेंट थी उसको रेंडर कर दिया इम्पॉसिबल। समझ में आया? समझ में आया? आलिया भट्ट के कंडक्ट ने जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था विच इज बिटवीन मुकेश भट्ट, मुकेश है, महेश भट्ट और वरुण धवन, है ना, उसकी जो कोलेटरल इवेंट थी उसको क्या रेंडर कर दिया? इम्पॉसिबल। क्या हो पाएगी अब? नहीं। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अब कैसा हो जाएगा बताना? वाइड। शादी तो और किसी से हो गई, अब भाई तुझसे नहीं हो पाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल है। आया? आइए, दिस एक्ट ऑफ आलिया हैज रेंडर द इवेंट ऑफ वरुण धवन मैरिंग आलिया इज इम्पॉसिबल। सपने तो सपने, अरे ये यहाँ पे बदला यार हमने, सपने थे उसके टूट गए। वो होता है ना धूम पिक्चर में, जैसे वो अली देखता है धूम 1 में, आपने देखा होगा। आइए, आइए प्लीज, कह रहा है इट इज दो पॉसिबल, आपकी बात भी लिखी है मैडम, देखो कह रहा है इट इज दो पॉसिबल इफ देयर इज डिवोर्स बिटवीन दी आलिया एंड रणबीर। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो ये पॉसिबल कब होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है यहां तक? चले अब बुक से देख लें, एक बारी बुक से देख लेते हैं, कंटिंजेंट हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके लिए एक अलग क्लास क्यों रखी, मैंने क्वाजी को एक अलग क्लास में क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। एक साथ पढ़ाता ना तो सब मिक्स हो जाता, आप कुछ फीचर क्वाजी के कंटिंजेंट में पेल देते। समझ में आ रहा है आपको? आप फर्क कर पाओ, आपके माइंड में एक डिफरेंस क्रिएट हो पाए, इसलिए मैंने ये अलग अलग पढ़ाया, और इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए हम इसको एक स्पेशल कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्योंकि इतने से टॉपिक के लिए मुझे नहीं लगता कि एक क्लास लगनी चाहिए, लेकिन हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। डन? तो आपको भी इस इज्जत के साथ इसको पढ़ना है, इज्जत देके, है ना? बुक खोल लीजिए। आइए बेटा, अब हमने नोट से खत्म कर लिया है अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, एक बारी बुक से रीडिंग लगा के इसको अच्छे से समाप्त कर देते हैं। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मजे की बात है, क्या लिखा है ऊपर, है ना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब नीचे पढ़ना। आइए, इन दिस यूनिट वी शैल ब्रीफली एग्जामिन व्हाट इज कॉल्ड ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, its essential and the rule regarding the enforcement of this type of contract. The Contract Act recognizes certain cases in which the obligation is created without a contract. Such obligation arises out of certain relation which cannot be called as contract in the strict sense, and there is no offer, no acceptance, no consensus at Adam. In fact, neither agreement nor promise, and yet the law imposes an obligation on the one party and confer a right in favor of the other. We shall have a look on the cases of, ऊपर कंटिजेंट लिख के नीचे क्वाजी को एक्सप्लेन कर दिया ज्यादा। समझ में आया कुछ आपको? क्या मैं क्वाजी पढ़ा चुका हूं आपको, है ना? तो ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चले, यहां तक बस कंटिजेंट के बाद बारे में लिखा है यहां तक, उसके बाद सारा क्वाजी के बारे में।
पता है आपको ये? चलें आइए, देखिए जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए, कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्सोल्यूट और ए ऑब्सोल्यूट कौन सा होता है? कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट में बी, या तो वो ऑब्सोल्यूट होगा या वो कंटिंजेंट होगा। ऑब्सोल्यूट कौन सा? नहीं वो नहीं है ये, एब्सोल्यूट है ना। ऑब्स ऑब्सोलेट होना होता है कि खराब हो जाना ना। चलो मैं दोबारा से बोल देता हूं, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब यह है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एलिमेंट ऑफ ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। समझ में आया? हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें सारे एसेंशियल्स होंगे, तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? और कहता है या तो वो कंटिजेंट होगा। अब कंटिजेंट कब होगा बताइए? जब वो डिपेंड होगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे एक फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट। समझ में आया? चले आइए, कह रहा है एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन। यानी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़े थे जहां पे बोलता है कि एसेंशियल एलिमेंट होंगे, वहां पे क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, फ्री कंसेंट होगी, दो पार्टी होगी, जितने भी एसेंशियल लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी हमने पढ़ा था एसेंशियल, वो सब होंगे वहां पे। आ रहा है समझ में? हाँ, तो वो बिना कंडीशन के हमने एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन या राइट इंपोज करे होंगे। आ रहा है? आगे आइए, अब कह रहा है डेफिनेशन ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। देखिए कह रहा है एक ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का या कुछ ना करने का। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। समझ में आ गया? कृष्णा की गर्लफ्रेंड ने कृष्णा को बोला क्या कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी मगर तुझे ये स्मोकिंग की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्या सच तो नहीं है? बस डर इस बात का है। क्या ऐसा सच तो नहीं है बेटा? पापा भी देख सकते हैं वीडियो। यही तो यही तो यही तो बाबू राव का स्टाइल है। तो सुनिएगा, यहाँ पे कोलेटरल इवेंट क्या हो गई? कोलेटरल इवेंट क्या हो गई? को छोड़ना, है ना? पूरा बोलो, छोड़ना नहीं चाहते तुम लोग ना। आइए, समझ में आ गया? देखिए, अच्छा मैं कमर्शियल एग्जांपल पहले दे चुका था तो इसलिए थोड़ी चुलबुलाहट हो रही थी अंदर से कुछ ऐसा एग्जांपल बोलने की। आइएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और एंड गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ये क्या होता है बेटा? अगली साल से ये भी हमारे सिलेबस में आ रहा है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो आपने सुना होगा। अरे दीदी को लोन लेना था, आप धानिया मैडम से लेना था, धानिया मैडम बोली तेरे पे भरोसा नहीं, सर पे भरोसा है। सर अगर तेरी गारंटी ले लेंगे मैं तेरे को 5 लाख दे दूंगी। मैंने गारंटी ले ली, तो मेरे को कब देना पड़ेगा पैसा? जब ये नहीं दे पाएगी, भाग जाएगी, उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी, ये कब ट्रिगर होगा? नॉन हैपनिंग पे, दीदी जब पैसा नहीं दे पाएगी। तो ये भी तो ये भी सुनिएगा, तो ये भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? श्योरिटी वाला कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे इंडेमनिटी का होता है। इंडेमनिटी तो वही होता है इंश्योरेंस, इंडेमनिटी तो इंश्योरेंस ही होता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में मैंने बताया था आपको, बताया था मैंने आपको, तभी पूछ रहा हूँ। इंडेमनिटी का मतलब
अभी बोलूंगा ना तो याद आ जाएगा बोलते ही। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब होता है टू कंपनसेट दी लॉस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैंने बोला कि भैया तू अपनी गाड़ी ले चल, पहाड़ों पे ले चल अपनी गाड़ी, ठुकेगी ना, मैं पैसा दूंगा। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इंडेमनिफाई करने का। सही है। तो मैंने आपको हिंदी वर्ड भी बताया था इसका। इसका मतलब होता है इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी जो हानि हुई है उसको कंपनसेट करना। आगे चलें, देखिए एग्जाम्पल 1 कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बी's हाउस इज बर्न्ड, दिस इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किसी के घर में आग लगा रहा है भाई। हाँ भाई, सेम है, वही पढ़ रहे हैं। क्या बोला? ए कॉन्ट्रैक्ट करा ए ने बी से कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा जब तेरा हाउस जल जाएगा। बहुत ही गलत बात है। आइए आइए, लेकिन यहाँ पे उसका इंटरेस्ट हाउस जलाने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट उसको लॉस को कंपनसेट करने में है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज इधर, इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो इंटेंट है वो गुड है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इंश्योरेंस भी एक तरह से इंडेमनिफाई ही करता है ना, तो वो तो अच्छा ही है। रिस्क, रिस्क को वो कवर कर देता है, आपके जितना भी रिस्क है आपके पास। आ रहा है समझ में? आइए, A makes a contract with B to buy his house for rupees 5 lakh if he is able to secure to bank loan for that amount. The contract is contingent contract. क्या बोला बताइएगा? इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला? सेकंड एग्जांपल में ए ने बोला है कि, बताइए, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हिज हाउस, कि वो उसका घर खरीद लेगा 5 लाख का, लेकिन कह रहा है वो तभी खरीद पाएगा जब उसे बैंक से लोन मिलेगा। तो बैंक से लोन मिलना क्या हो गया? कोलेटरल इवेंट। मिल पाएगा तो भैया मैं खरीद लूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा हो गया कॉन्ट्रैक्ट? कंटीजेंट। समझ में आया? आगे आइए, कह रहा है मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। ये भैया पढ़ लेना खुद, ब्लॉक एंड मुल्ला। वाह, डिफाइन द कोलेटरल इवेंट, इन भाई साहब ने डिफाइन करा है। आइएगा, कह रहा है एन इवेंट विच इज नीदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है? एक ऐसी इवेंट विच इज नीदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है? कह रहा है ये एक ऐसी इवेंट है जो नीदर परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और नोर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस है। कह रहा है ये भैया कॉन्ट्रैक्ट में किया गया कोई प्रॉमिस नहीं है और ना ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो बस एक इवेंट है जिसपे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। समझ में आ रहा है? लोन वाला ही आप दिमाग में रख सकते हो, लोन मिलेगा तो मैं घर खरीदूंगा, तो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोन मिलना कोलेटरल इवेंट हो गई, कोलेटरल इवेंट हो गई। तो कोलेटरल इवेंट क्या है अपने आप में? ना तो ये कोई परफॉर्मेंस है और ना ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया? आया समझ में? इस मेन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, घर मिलने वाले के। क्लियर है? चले आइए एक बार दोबारा पढ़ दूं। हाँ, कह रहा है एन इवेंट विच इज नीदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने घर वाले से बोला था? क्या घर वाले ने मेरे को बोला था कि वो लोन दिलाएगा, या कुछ ऐसा था क्या? उससे तो लोन मतलब ही नहीं रखता था, उससे तो लोन मतलब ही नहीं रखता था। लेकिन ये कह रहा है ये ना तो कोई परफॉर्मेंस है जो हमने डायरेक्टली प्रॉमिस करा है। डायरेक्टली प्रॉमिस क्या करा है? घर खरीदना, पैसा देना, ये डायरेक्टली प्रॉमिस करा है। क्या लोन लेना मैंने उसको डायरेक्टली प्रॉमिस करा है? नहीं। समझ में आया? आगे देखिए, और नोर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। क्या लोन मिलना ही कंसिडरेशन था? नहीं। तो कह रहा है ना ही ये होल ऑफ द कंसिडरेशन है फॉर ए प्रॉमिस। सही है? चलें आगे, आइए देखिएगा अब एग्जाम्पल 3, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बी हाउस इज, वही वाला है। कह रहा है दिस इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हियर द बर्निंग ऑफ द बीज हाउस इज नीदर ए परफॉर्मेंस प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नोर इट इज द कंसिडरेशन ऑब्टेन फ्रॉम बी। समझ में आया? ना ही ये कोई कंसिडरेशन है और ना ही ये कोई परफॉर्मेंस है।
आइए, द लाइबिलिटी ऑफ ए अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कोलेट्रल इवेंट। तो ये बस एक कोलेट्रल इवेंट है। क्लियर है? पक्का? आइए फोर्थ एग्जांपल पढ़ते हैं। ए एग्री टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ हर वाइफ सी डाइज। सही है? यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ एलजीबीटी सा लग रहा है कुछ। आपको भी लग रहा है? ये मेरे को भी लग रहा था मैंने जब पढ़ा, है ना? यहाँ पे हर कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ लग रहा है ना भाई? लड़की लड़की आपस में हो, आजकल किसको रोक सकते हैं? आइए, दिस इज दिस इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, भैया आईसीआई भी मजे ले रहा है आपसे। दिस इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर ओनली व्हेन सी डाइज। आपको हिज हर और हिम पे ध्यान नहीं देना, आपको इंटेंट पे ध्यान देना है। डन? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? ए ने बोला कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी बी को जब उसकी वाइफ मर जाएगी। डन? समझ में आया? तो वाइफ का मरना एक कोलेटरल इवेंट है, कंसिडरेशन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आइए, मारना नहीं, ये कोलेटरल इवेंट है। ये गुड इंटेंट के साथ हो रहा है कि अगर वो सी तुम्हारी वाइफ अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आपको मैं ये कुछ पैसा दे दूंगा। समझ में आया? गुड इंटेंट के साथ हो रहा है। बी कौन सी परफॉर्मेंस देगा? अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है क्या बी मारेगा सी को? अरे यहाँ पे ये लिखा है क्या बी मारेगा सी को? सी डाइस चाहे कैसे भी। वाह, अपनी वाइफ को मार देगा कोई प्रॉपर्टी के लिए? भगवान अच्छा है, भगवान ने आपको लड़का नहीं बनाया। कोई लड़का नहीं बोल रहा, देखो सारी लड़कियां बोल रही है, लेकिन हाँ सर मार देगा। इसलिए मैं बिल्कुल रोक रोक के पढ़ा रहा था। ये कह रहा है ना ही ये कोई डायरेक्टली परफॉर्मेंस है उसका मरना, और ना ही वो कंसिडरेशन है। वो बस एक वो बस एक इवेंट है, और ये गुड इंटेंट के साथ होता है कि अगर भैया कुछ ऐसा नॉन हैपनिंग हो गई आपके यहाँ तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। समझ में आया? ये एक प्लीज इधर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे गुड इंटेंट है, इसलिए ही इसको लॉ ने वैलिड बोला है। तभी तो इंश्योरेंस भी वैलिड हुआ, वरना आपने पढ़ा था वेजरिंग, गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तब भी उसकी लॉ कोई वो नहीं कर रहा। लॉ तब भी बोल रहा है वो वर्ड है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जुआ खेलना है खेलो, दबा के खेलो, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। क्लियर है नहीं है? उससे ज्यादा क्यों मिल जाएगा? उससे ज्यादा कभी नहीं में होता। कोई कंपनी पागल है क्या? अबे जित आप पीटूंगा मैं आपको। सुनो, वैल्यू का मैंने बोला ना, इंश्योरेंस के पेपर पे आईडीवी वैल्यू लिखी होती है, इंश्योर्ड वैल्यू लिखी होती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, मैक्सिमम उतनी ही मिल सकती है। तो जो इंश्योरेंस में लिखी है वो मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बहुत नॉलेज है इस चीज की, वो तभी धंधा चला रही है। वो कभी भी आपकी गाड़ी से ज्यादा की वैल्यू नहीं देती। आपने ज्यादा ज्यादा खटारा कर दी होगी। अच्छी बात है। मैं 1 मिनट वीडियो रोक देता हूँ। आइएगा बच्चे, यहां तक हो गया? अब कह रहा है एसेंशियल ऑफ ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ बेटा नोट्स में नहीं था ना, इसलिए स्टडी मैट पढ़ना जरूरी है। एसेंशियल तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, हमने पढ़े एसेंशियल वहां पे?
जानबूझ के हटाए गए हैं ताकि आप नोट्स भी खोलो, यानी ताकि आप स्टडी मैट भी खोलो। आइए, कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। क्या पढ़ाने की जरूरत है? ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बहुत ज्यादा। आइए, कह रहा है द इवेंट रेफर टू एज द कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक जो इवेंट है वो कैसी होनी चाहिए? कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसको पढ़ते हैं ध्यान से। आइए, कह रहा है द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट शुड बी नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड और नॉर ए कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। अगर कोलेटरल इवेंट के बारे में लिखोगे और ये वाली लाइन लिख दोगे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलें आगे। आइए, दस वेयर ए एग्री टू डिलीवर, ध्यान से देखिएगा ये वाला एग्जाम्पल क्या बोला गया है। ए एग्री टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी एग्री टू पे द प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स। क्या बात हुई? 100 बैग ऑफ व्हीट देगा वो और बी उसको प्राइस दे देगा आफ्टरवर्ड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कंटीजेंट दिख रहा है आपको? उसने बोला भैया व्हीट दे देना और मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसमें तो कोई इवेंट ही नहीं है विच इज कोलेटरल, है ना? तो ये कैसा हो गया देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द कंटीजेंट। समझ में आया? आइएगा, because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself and not a collateral event। जो जिस इवेंट के ऊपर ट्रांजैक्शन ट्रिगर हो रही है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई अलग कोलेटरल इवेंट नहीं है। सही है? आइएगा, सिमिलरली वेयर ए प्रॉमिस टू पे बी 1,00,000 इफ ही मैरी सी, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? दिमाग हिल रहा होगा। क्या बोला? दोबारा से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सिमिलरली वेयर ए प्रोमिसेस टू पे बी 1,00,000 इफ ही मैरी सी, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? बोलो। देखो इसने ना यहां बोल दिया कि मैं, ए प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए बी को 1,00,000 इफ ही मैरी सी, है ना? इसका मतलब क्या है कि इसने इस वाली कंडीशन को पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। एक तरह से आप अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक तरह से कंसिडरेशन या परफॉर्मेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ही का मैरी करना सी से। क्लियर है? हाँ, लेकिन वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना, उसने बोला मैं पैसे दूंगा जब वो आएगी। वो एक कोलेटरल इवेंट है लेकिन यहाँ पे वो कंसिडरेशन की तरह ट्रीट हो रहा है, सी से शादी करना। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के ही पता चलेगा। जो इवेंट होगी वो आपको जब दिखेगी ना ऐसी सहायक नेचर की, मेन नेचर की नहीं, जैसे मैंने लोन का एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया और शिप का एग्जांपल दिया, है ना, आग लगने का एग्जांपल दिया, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा देख के ही कि ये कोलेटरल इवेंट है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लग रहा है और ये एक तरह से ये लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन टाइप का, परफॉर्मेंस टाइप का है कि भैया सी से शादी कर ले तभी पैसा मिलेगा। तो ये मेन हो गई, ये मेन स्ट्रीम में आ गया। समझ में आ रहा है? ये कोलेटरल स्ट्रीम में नहीं है, यहाँ पे ये मेन स्ट्रीम में दिख रहा है। आया नहीं आया? चलें आगे। आइएगा, ए एग्री टू कंस्ट्रक्ट ए स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर रुपीज 2,00,000 एंड बी एग्री टू मेक द पेमेंट ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्विमिंग पूल। यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। कह रहे स्विमिंग पूल बना लो मैं लेकिन पैसा तभी दूंगा जब पूरा बन जाएगा, तो ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। आ रहा है? आइए, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द इवेंट दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जैसे उसमें शादी करना डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है?
आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आइए, अब सुनिएगा। कह रहा है जो कंटिंजेंट इवेंट है शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। मतलब मेयर का मतलब क्या होता है? ओनली। डन। तो क्या बोल रहा है? कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। मतलब जो कोलेटरल इवेंट है वो सिर्फ उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए बताओ? उसमें कंटीजेंसी भी होनी चाहिए, यानी उसमें कोई अनसर्टेनिटी, कोई कंटीजेंसी होनी चाहिए। सिर्फ उसकी इच्छा से काम नहीं चलेगा। अभी एग्जांपल देखना, समझ में आएगा। कह रहा है द इवेंट शुड बी कंटीजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। क्या बोल दिया यहाँ पे? इवेंट कैसी होनी चाहिए? कंटीजेंट होनी चाहिए इन एडिशन टू दी बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। सुनना मैडम, जो ऊपर वाला मैरी वाला एग्जांपल था उसमें कंटीजेंसी नहीं थी, सिर्फ वो विल थी। ये वाला जो आप क्वेश्चन उठा रहे थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिर्फ विल थी, कोई कंटीजेंसी नहीं थी। अभी तक आ रहा है आपको? चलिए, लेकिन ये क्या कह रहा है? सिर्फ विल से काम नहीं चलेगा, वहां पे कंटीजेंसी भी होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट बनेगा, नहीं तो वो नॉर्मल रहेगा। पढ़े आगे, एग्जाम्पल पढ़िए, देखिए समझ में आएगा। कह रहा है इफ ए प्रोमिसेस टू बी फॉर रुपीज 1 लाख इफ ही सो चूजेस। मतलब कह रहा है ए कह रहा है भैया मैंने प्रॉमिस कर दिया बी को कि मैं 1 लाख दूंगा जब मेरा मन करेगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो तेरी मर्जी है, देना है दे, कोई कोलेटरल इवेंट है इसमें? बस इच्छा है, लेकिन बताओ ना मेरे को, कोई कोलेटरल इवेंट है इसमें? नहीं, लेकिन बस यहाँ पे इच्छा दिख रही है। ए क्या बोल रहा है? ए क्या बोल रहा है बी को? बोलो, अरे बोलो। कह रहा है मैं 1 लाख रुपए दूंगा तेरे को जब मेरा मन करेगा, है ना। आइए, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन फैक्ट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। क्यों? हाउएवर वेयर द इवेंट इज विद इन द प्रोमिसर्स विल बट नॉट मेयरली हिज विल इट मे बी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जब प्रोमिसर की विल भी होगी और वहां पे कोई कंटीजेंसी भी होगी तब वो कंटीजेंट बनेगा, अदरवाइज वो कंटीजेंट नहीं बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे विल के साथ साथ क्या होना जरूरी है? एक कोलेटरल इवेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज कंटीजेंट। अगर वहां पे कोई कोलेटरल इवेंट ही नहीं है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जन्म ही नहीं लेगा। समझ आया? चले आइए, कह रहा है इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी 1 लाख इफ इट्स रेन। कब? ऑन 1 अप्रैल एंड ए लीव्स दिल्ली। ए ने क्या कर दिया? लीव कर दिया दिल्ली फॉर मुंबई ऑन ए पार्टिकुलर डे। क्या बोला बताना? ए ने प्रॉमिस करा है पे करने के लिए बी को 1 लाख, अगर 1 अप्रैल को शादी, ओ शादी सॉरी नहीं, शादी नहीं, 1 अप्रैल को अगर बारिश और आप लोगों की शादी का वो चल रहा था ना, वो माइंड में घूम गया मेरे। एक अप, अबे अभी एग्जाम्पल दिया था ना उसका सिगरेट वाला। आइएगा, 1 अप्रैल को अगर बारिश होगी और वो दिल्ली छोड़ के मुंबई चला जाएगा, यही तो बात है। नहीं, बस हाँ कर दो, है ना, ये ज्यादा इजी होता है। आइए, इट इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू द मुंबई इज एन इवेंट नो डाउट विद इन एज विल बट रेनिंग इज नॉट मेयरली हिज विल। समझ में आया? यहां पे कंटीजेंसी कहां पे छुपी हुई है बताना? रेनिंग में। समझ में आया? कह रहा है सुनिएगा, ए ने प्रॉमिस करा है क्या? बी को 1 लाख देगा अगर बारिश हुई 1 अप्रैल को और तुम दिल्ली से मुंबई चले जाओगे। तो इसने ये बोला है कि दिल्ली से मुंबई जाना तो एक ही चॉइस हो सकती है, एक ही चॉइस ये हो सकती है कि भैया मैं तेरे को दिल्ली से मुंबई भेजना चाहता हूं। तो ये तो उसकी विल हो गई, इस उसकी विल हो गई। लेकिन अगर सिर्फ विल होगी तो वहां पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वहां पे कंटीजेंसी का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो
एक कंडीशन उसके साथ लगा के दी गई है, रेन होना 1 अप्रैल को, ये कैसी इवेंट है? एक कंटिजेंट इवेंट। समझ में आया? तो कह रहा है विल के साथ साथ कंटीजेंसी भी जरूरी है, तभी एक कोलेट्रल इवेंट कंटीजेंट बनेगी और उससे एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा। क्लियर है? पक्का? चले आइए। और जो इवेंट है बेटा वो कैसी होनी चाहिए? अनसर्टेन, यानी हमें नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। सही है? तो आप ध्यान दो मैडम शिप वाले एग्जाम्पल पे। जब शिप आ रहा था, आना उसकी इच्छा थी, लेकिन आएगा या नहीं आएगा ये एक कंटीजेंसी है, समुद्र में डूब भी सकता है। क्लियर हो रहा है मैडम? क्लियर हो रहा है? आइए, लेकिन शादी वाले एग्जाम्पल में सिर्फ उसकी इच्छा दिख रही है। हाँ, आइए, अब आप बोल दोगे वो भी कंटीजेंट है, ऐसा तो नहीं लग रहा। आइए, where the event is certain or bound to happen, the contract is due to be performed, then it is not a contingent contract. सही है? कह रहे जो इवेंट है जिसपे वो बेस्ड है वो कैसी होनी चाहिए? अनसर्टेन होनी चाहिए। सही है? अगर वो कैसा होगा? सर्टेन होगा, बाउंड टू हैपन होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? आइए, ए एग्री टू सेल his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector। क्या बोला? ए क्या कर रहा है? सेल कर रहा है अपनी एग्रीकल्चर लैंड, किसको? बी को, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी कलेक्टर से। वो ऐसा एरिया होगा जहां पे एग्रीकल्चर लैंड के लिए परमिशन लेनी पड़ती होगी बेचने के लिए। डन? तो यहाँ पे जो परमिशन लेना है वो कोलेट्रल इवेंट है या कंपलसरी हो गई? बेचने के लिए तो कंपलसरी हो गई, कोलेट्रल इवेंट तो नहीं है। तो ये तो एक सर्टेन इवेंट हो गई मेरे बच्चे। अगर आप बेचोगे तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो ये क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो। क्लियर है? नहीं है? आइए, as a matter of course the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities. It was held that the contract was not a contingent contract as the grant of permission by the collector was almost a certainty. बढ़िया, समझ में आ गया? आइए, आइए बच्चा लोग, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। ये मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ा दिया है हैपनिंग वाला और नॉन हैपनिंग वाला, पढ़ा दिया है, वही है। देखिएगा, कह रहा है द रूल रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर लेड डाउन इन सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36 ऑफ द एक्ट। पहला पढ़िए, द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग। तो कब होगा एनफोर्स? कब होगा एनफोर्स? कब होगा? जब हैपन होगी। जब हैपन नहीं होगी तो एनफोर्स नहीं होगा। देख लीजिए, रीड मार लीजिए फटाफट। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हैपनिंग ऑफ ए future contingent event, the contract cannot be enforced until the or unless the event happen. If the happening of the event become impossible, the contract become void. Clear है? आगे आइए, section 32 says where a contingent contract is made to do or not to do anything for a uncertain event, future event, it cannot be enforced by law unless and until the event has happened. If the event become impossible, such contract become void. Example घर पे पढ़ लेना, आगे आ जाओ। नॉन हैपनिंग भी सेम है, एक बार रीड मार लो। नॉन हैपनिंग पढ़ के देखिए, सेम है, मैं नहीं पढ़ा रहा, एक बार रीड मार लो खुद से, बिल्कुल सेम है, पढ़ा चुका हूं। क्या क्लियर है? फटाफट रीड मारो यार, पढ़ा चुका हूं। हाँ, ये वाला रीड मारना है, फटाफट रीड मारिए, पढ़ा चुका हूं। हो गया? चले आइए, कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल इफ ए कंटीजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ ए लिविंग person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। तो क्या होगा? क्लियर है? तो क्या होगा? ये आलिया और वरुण और रणबीर और महेश, याद है आपको? देख लीजिएगा, कह रहा है, सुनिए, बस रीड मार रहा हूं मैं। सेक्शन 34 says if a contract is contingent upon as to how a person will act at an specified unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything
which render it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under the further contingency। सही है। तो इसको आप नोट से भी समझ सकते हो, वहां पे बहुत इजी लिखा हुआ है। और एग्जांपल देख लीजिए, सेम एग्जांपल है। कह रहा है वेयर ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी। सही है। सी ने शादी कर ली लेकिन डी से। दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। इट इज दो पॉसिबल इफ देयर इज ए डिवोर्स बिटवीन सी एंड डी। क्या यही था वहां पे? चलें आगे, आइए सुनिएगा। एक केस लो है यहाँ पे, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का। देख लीजिए क्या कह रहा है। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। दबंग में होता है ऐसा। दबंग देखिए किसी ने? दबंग पहली वाली, हाँ देखिए। नहीं, तेरे मस्त मस्त दो नैन, नहीं देखी? उसमें सलमान भाई बोलता है, नहीं सॉरी सॉरी, सलमान भाई नहीं, कौन सी हीरोइन है? सोनाक्षी मैडम। मैडम बोलती है सलमान को कि मैं उस दिन शादी करूंगी जिस दिन मेरे पिताजी की, उनके पापा छलांग मार देते हैं ऊपर से, देखी होगी मूवी आपने, डूब के वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तब फिर सलमान इमिडिएटली उनसे शादी कर लेते हैं। सेम है वो। आइएगा, वाइल वाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव ही मैरी अनदर वुमेन। क्या हुआ? अरे कंडक्ट ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन पे डिपेंडेंट था। उसने बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा जब पापा ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन पापा जिंदा हैं और उसने क्या करा, बंदे ने और किसी के साथ शादी कर ली। तो क्या हुआ अब देखिएगा। इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी प्लेंटिफ, ही वॉज एंटाइटल टू शीव हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो तो कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट हो गया, एक तरह से खत्म हो गया। तो वो किसके तहत केस फाइल कर सकती है? वो किस वो किस बात पे केस फाइल कर रही है? वो शादी का वादा करके शादी ना करने वाला ब्रीच हो गया, इस वजह से वो क्या कर रही है? केस फाइल करेगी। आइए, कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। आप सुनना, ये विद इन फिक्स टाइम और नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम सेम है। मैंने टाइम के साथ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को मिला दिया था। आपने देखा था मेरा वाला एग्जांपल, उसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग भी थी और टाइम भी था, दैट इज 31 मार्च। इसने अलग अलग करके दिया है, बात सेम है। आप एक बार रीड मारिए फटाफट, बात सेम है बिल्कुल। टाइम अगर निकल जाएगा तो, अगर हैपनिंग वाला है मेरे को बताइए, अगर हैपनिंग वाला है और टाइम निकल गया वॉइड, और विद इन टाइम हो गया तो वैलिड। और नॉन हैपनिंग वाला है, नॉन हैपनिंग वाला टाइम निकल गया तो वैलिड, विद इन टाइम हो गया तो वॉइड। पढ़ लो एक बार, यही बात है। फटाफट रीड मारो, फटाफट, जल्दी बोलो सर हो गया। ये रीड मारो, रीड मार के बोलना है, ये भी और ये भी। बेटा रीड मारने को बोला है, रीड मारने को बोला है। क्लियर है? क्या दोनों पॉइंट क्लियर हैं? बताइएगा बच्चों। चलें आगे, आइए। कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कंटीजेंट है, ये नहीं पढ़ाया मैंने। कंटीजेंट किसके ऊपर है? ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो इवेंट हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा के लिए वॉइड हो गया। क्लियर है? देखो वही लिखा है, कह रहा है कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड। क्लियर है? वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू दी parties to the agreement at the time when it is made। क्लियर है? आइए एग्जांपल देखिए। A agree to pay B 1 lakh if sun rises in the west next morning। होगा ऐसा? हनुमान जी कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड हेंस वॉइड। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? आगे आइए।
एग्जाम्पल 15 पढ़ लीजिए, कह रहा है एक्स एग्री टू पे वाई कितना 1 लाख इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज ए स्पेस। कभी होगा ऐसा? इस लड़की को ना इंग्लिश आती नहीं है, देखो मतलब ये है मैडम। अरे कभी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? मैथ पढ़ा दूं? मैथ पढ़ाऊं, ट्रायंगल बनाऊं यहाँ? यही तो बोला है। नहीं समझ? मतलब ये, वाओ, इससे पता चल रहा है कितने अटेंटिव हो आप। द एग्रीमेंट इज क्लियर है। उसने बोला अगर दो लाइनें एक स्पेस को एनक्लोज कर देंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा वो एग्रीमेंट, तब वो उसको पैसे देगा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है ना। आइए, तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहा है आपके इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता टेस्ट में दिख भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। पेपर में आएगा और देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पूरा 6 मार्क का मटेरियल है मस्त वाला, है ना। 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है। 4 का कब आएगा? जब उनका मन करेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। 6 का तब आएगा जब उनका मन करेगा थोड़ा सा इजी बनाते हैं। उतना ही लिखने पे 4 मिलेंगे, उतना ही लिखने पे 6 मिलेंगे। आप सोच लो, पूरा लिखना पड़ेगा। आ जाए। 4 सिर्फ आपको तब लिखने हैं जब वो एनी 4 बोलेगा। अगर वो नहीं बोल रहा इसका मतलब उसको पूरा चाहिए। क्लियर है? आइए 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 आइए। देख, बेसिस भी लिखना होता है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है अपना डिफरेंस, वरना बेसिस के मार्क्स जाएंगे। उसमें ये बोला जाएगा कि भैया आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया नहीं है, आपको नॉलेज तो है। समझ में आया? आइए, बेसिस तो बन जाएगा। पहले बेसिस लिख देना, खाली छोड़ देना, इधर बनाते जाना, यहाँ बेसिस लिख देना फिर। वाह, ये वही वाली बात कर दी। सबको पता है लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है। देखो सबको पता है यहाँ पे जितने भी बैठे हैं। आ जाओ। बस एक लड़की है जिसने एक्सक्यूज मी बोला, जो अपने आप को लड़की नहीं मान रही शायद। दिमाग तो वही रहेगा, दिमाग तो वही रहेगा। अगर वहां नहीं है तो शायद आप लड़की नहीं। आ जाओ। मीनिंग ऑफेंसिव हो रहा है क्या? अच्छा, सुनो सुनो प्लीज। आ जाओ। कंटिंजेंट, मैंने बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए आपको, है ना। आ जाइए। कंटिंजेंट और वेजरिंग। वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग लॉटरी वाला, है ना, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट किस में होता है? मनी और मनी वर्थ में। क्या हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में कोई हमारा इंटरेस्ट होता है? नहीं। हमारा बस इंटरेस्ट होता है जीतने या हारने में, बाकी सब भाड़ में जाए। ये क्या होता है? वेजरिंग। और लेकिन कंटिजेंट क्या होता है? यहाँ पे एक कोलेटरल इवेंट है जिस पे बेस्ड है हमारा रियल कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। डिफरेंस देख लीजिए, सेम लिखा है पहले वाले में। Contingent contract is a contract to do or not to do something with reference to a collateral event happening or not happening। तो कीवर्ड क्या हो गया? कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। देख लीजिएगा, ए वेजरिंग एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यहाँ पे कोलेटरल नहीं लिखा, मार्क कीजिएगा प्लीज। अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, और मनी वर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कीवर्ड्स हो गए। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नहीं? आइए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहां पे होता है बताइएगा।
कह रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से ही प्रॉमिस हो रहा हो, जैसे आपने देखा पीछे बहुत सारे एग्जांपल देखे, अगर शादी कर लेगा पैसा दे देंगे, शिप आ गई पैसा दे देंगे, तो इवेंट होने पर सिर्फ एक साइड से परफॉर्मेंस हो रही है ना। लेकिन एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, लेकिन एक वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो सकते हैं। सही है, ये नहीं बोला होते ही हैं, ये बोला हो सकते हैं। आइए, अनसर्टेन इवेंट क्या होती है? कह रहा है अनसर्टेन इवेंट तो दोनों में ही होती है। अरे सुनिएगा प्लीज, अनसर्टेन इवेंट तो दोनों में ही होती है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट होती है, और यहाँ पे इन ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन इवेंट इज कोर फैक्टर होता है। यहाँ पे वो कोर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो कैसी है? कोलेट्रल है। आ रहा है पक्का? यहाँ पे वो मेन स्ट्रीम में है, यहाँ पे कोलेट्रल है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नोट बी वेजरिंग इन द नेचर। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जरूरी नहीं कि वो सारे वेजर हों, क्योंकि सुनिएगा लॉटरी भी मेरे बच्चे एक तरह का कंटिंजेंट ही है, लेकिन वो वेजर हो जाता है क्योंकि उसके पीछे जो इंटेंट है वो गलत है ना। और उसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ मनी और मनी वर्थ में होता है, क्या नंबर आया, क्यों आया, किस लिए आया, कौन चला रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है जीतने से और हारने से। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए बोला गया कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वेजरिंग नेचर के नहीं होते, लेकिन सारे के सारे वेजरिंग कंटिंजेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि अनसर्टेन इवेंट कोर एरिया है उनका। बताइएगा, अनसर्टेन इवेंट क्या है उनका? कोर एरिया है, तो इसलिए वो कैसे हो गए? कंटिंजेंट हो गए। तो ऑल वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर कंटिंजेंट इन नेचर, बट ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नोट। क्लियर है? पक्का याद रहेगा। आइए, इंटरेस्ट ये जरूर होता है एक बार क्लास में, काट देता हूं मैं। आइए, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। बताइए, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का इंटरेस्ट किसमें है? हाँ, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट किसमें नहीं होता? वेजरिंग में। पक्का, बढ़िया है। कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव नो इंटरेस्ट इन द, क्लियर है, यहां पे होता है, लेकिन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लोन मिलना, लोन मिलेगा उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, कोलेटरल है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें भी है, और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन कहां पे होता है, कहां पे नहीं होता? बताना कौन किसमें, आपको पता है यहाँ पे, मतलब किसमें म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन होता है? वेजरिंग में कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, तो दोनों के पास ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन फॉल कर सकती है। देखिएगा, ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ए गेम ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स। सही है, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। यहाँ पे हार जीत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक कोलेटरल इवेंट की, जिसपे हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड है, इसलिए उसको वैलिड कहा, इसको वैलिड नहीं कहा। लास्ट देख लीजिए, वही है, कंटिंजेंट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, लेकिन वेजरिंग वॉइड होते हैं। क्या समझ में आ गया? लिख पाओगे? हाँ, तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो टेस्ट होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करोगे, तोड़ू तोड़ू परफॉर्मेंस दोगे, बहुत ही मस्त अंदाज में आप लिखोगे, है ना। आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, सुन लीजिए प्लीज, आपको उस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं साइट के ऊपर एज वेल एज आपकी बुक के अंदर, आपको वो परफॉर्म कर लेने चाहिए, तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। डन। अगर आप, वो सरप्राइज है, अगर आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है इतना काफी है बताना, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो लास्ट टाइम पे मेरे बच्चे मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है इसको पास करना। मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्या हो रही है? फेल हो रही है। इसलिए हमारे यहाँ ये मॉडल है कि टेस्ट हमारे यहाँ रेगुलरली होते हैं, तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए, ना कि उनको हर्डल की तरह लेके हम उसको इग्नोर करें। डन। हो सकता है कि इस मेथड से आपका क्लियर हो जाए और आप सक्सीड कर जाओ, फ्यूचर में आप सीए बन जाओ। डन, समझ में आ रहा है आपको?
तो इसलिए इस मेथड का आपको यूज करना चाहिए। इसको हर्डल की तरह मत लेना, आराम से अपना रिवाइज करो, जितना हो पा रहा है मैक्सिमम कोशिश करो कि पूरा हो जाए, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। ये नहीं सोचना कि अगर मेरा नहीं हो पा रहा तो मैं टेस्ट ही छोड़ दूं। डन। ऐसा तो नहीं होगा आप एफर्ट मार रहे हो 0% पे ही रहोगे। अगर कोई इंसान एफर्ट मार रहा है तो आगे तो बढ़ेगा। क्लियर है? तो आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, अच्छे से टेस्ट देना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।